नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत किस साइड है? हम इजराइल और ईरान दोनों से दोस्ती क्यों बनाए हुए हैं? क्या ईरान के परमाणु हमले के साथ ही मानव जाति पृथ्वी से पूरी तरह खत्म हो जाएगी? क्या इजराइल द्वारा लेबनान के बेरूत में किया गया हमला आग में घी का काम है? क्या इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात मान जाएगा और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा? इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल क्यों हो गया? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में हम आपके सामने बड़े लेवल पर ला सकें। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में स्थित यह देश है ईरान। इसकी पूर्वी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है तथा पश्चिमी सीमा की अगर बात करें तो वो तुर्की और इराक से लगती है। उत्तरी सीमा अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान तथा कैस्पियन सागर से लगती है। दक्षिण में ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को टच करता है। से लगे हुए देश तथा खाड़ी की बात आपको मैंने इसलिए बता दी कि कभी कभी करंट में पूछी जाए। आपको बता दें कि जो 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पे मिसाइल अटैक किया, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 180 मिसाइलों को एक साथ इजराइल को नुकसान भी हुआ है। उसकी एजेंसी मोसाद, उसके पास लगभग में 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। और इन मिसाइलों को इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी पकड़ नहीं पाया। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, उसी की वजह से ये जो वार चल रही है ईरान और इजराइल की, वो उसी की वजह से आज भी चल रही है। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्ला ने इसे ओपनली स्टेट ऑफ वार घोषित कर दिया। अप्रैल के हमले से पहले ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन 14 अप्रैल 2024 को ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है कि अब से अगर इजराइल ईरान के लोगों पर हमला करेगा तो हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं, हम भी उसका जवाब। जाहिर सी बात है ईरानियन सरकार इससे खुश तो नहीं होगी। 27 सितंबर को हमला किया जाता है और 27 सितंबर 2024 को हसन नसरुल्ला भी मारा जाता है। ये लगातार इजराइल का अटैक हो रहा है और लेबनान के एक से बढ़कर एक कमांडर मारे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ईरान अब चुप रहने वालों में से नहीं है। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका लगातार इन हमलों का कंडेम्ड कर रहा है, पर इजराइल है कि मानता नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को 7:30 पर यह कंफर्म हो जाता है कि ईरान से मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ दी गई हैं। ईरान ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 180 मिसाइलें इजराइल पर एक साथ छोड़ी। ये बैलिस्टिक मिसाइलों में कुछ मिसाइलें तो ऐसी थीं जैसे फतेह मिसाइल। इसका पहली बार ईरान ने इजराइल अटैक में प्रयोग किया है। आपको बता दें कि जो फतेह मिसाइल है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चलती है, लेकिन फिर भी इजराइल कहता है इन मिसाइलों के हमले से हमको इसमें मिनिमम लॉस हुआ है, लेकिन इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। जितने भी ये डिफेंस सिस्टम होते हैं वो अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ते हैं और दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देते हैं और खतरा टल जाता है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2020 लेकर के 22 सितंबर 2024 तक 41,431 फिलिस्तीनी मारे गए और 95,000 उसमें घायल हो गए। लगभग 80,000 से अधिक जो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर इजरायली रह रहे थे, उनको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। और ईरान इतना डेंजरस क्यों है, इसके कई कारण हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। 1980 में जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ तक हमने ये बात सोच ली थी कि अब यदि दोबारा किसी देश से युद्ध होता है तो तब तक हम अपनी मिलिट्री की सेना
और हथियार को इतना विकसित कर लेंगे कि जब भी कभी दूसरे देश से युद्ध होगा तो हमें दूसरे पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और ये बात उसने अपनी ईरान ने इजराइल पर अटैक करके मनवा भी दी। एक साथ 180 बैलिस्टिक मिसाइलों का अटैक करना छोटी बात नहीं है। उसने एक दो नहीं बल्कि एक साथ 180 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी और इजराइल पे छोड़ी, यानी इजराइल की हालत खराब कर दी एक ही दिन में। ईरान के पास लगभग 2000 किलोमीटर रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी मिडिल ईस्ट का कोई कोना उससे अछूता नहीं है। ईरान के पास खुद के सबमरीन भी हैं और कुछ सबमरीन वो नॉर्थ कोरिया से भी इंपोर्ट करता है। गाजा में हमास हो गया, यमन में हुतीज हो गए और लेबनान में हिजबुल्ला हो गया। अब अभी तक क्या थे, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज थे, यानी ईरान इनको पीछे से समर्थन देता था। ताकते हैं वो ईरान के साथ हैं, इसलिए इजराइल को प्रॉब्लम हो सकती है अगर अमेरिका मदद नहीं करता है तो। इन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कमला हैरिस ने कहा है Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East. मतलब यदि अमेरिका इसका साथ दे तो इजराइल की बात बन सकती है, लेकिन जानकारों के अनुसार यदि अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो परमाणु संपन्न देश रसिया भी ईरान की मदद करने के लिए आ सकता है, तो मामला फिर पलट जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक शुरू हो जाएगी और दुनिया दो भागों में बट जाएगी। अब इंडिया किस साइड जाएगा, एक तरफ तेरा घर एक तरफ मेरा घर। को बता दें कि 5 अक्टूबर को ईरान के सिमनान प्रांत में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। सिमनान प्रांत के काबिर रेगिस्तान में ईरान ने परमाणु परीक्षण किया, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। भूकंप कुछ नहीं आया, उसने अपना परमाणु परीक्षण किया, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। क्योंकि भूकंप के दौरान जो लहरें उठती हैं वैसी लहरें नहीं उठी, लहरें वैसी उठी जैसा कि परमाणु विस्फोट में उठती हैं। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण किया है। जो परमाणु बम बनाए जाते हैं उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम ये विश्व की सबसे महंगी धातु है। इसे आशा का ईंधन भी कहा जाता है। इसी तरह के यूरेनियम का प्रयोग करके परमाणु बम बनाए जाते हैं। के बनाए हुए परमाणु बम का नजारा हम नागासाकी और हिरोशिमा में देख चुके हैं कि कितनी भयंकर तबाही मचाई थी उन दो परमाणु बम ने। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजराइल की जो यूनिट 9900 है उसने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר, התקיפה שלנו תהיה קטלנית। लेकिन अमेरिका ये कहता है इजराइल से कि आप कुछ भी करिए पर परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं कीजिए। हो सकता है अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल के कुओं, राष्ट्रपति भवन और खमेनी का घर इत्यादि पर हमला करता है तो ईरान आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इतना यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है कि वो 4 बम रोज बना सकता है। ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करता है तो इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, इजराइल भी बदला जरूर लेगा। और अगला सिनेरियो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुनिया कहां जाकर के खड़ी होगी। ये इस युद्ध में बात कर लेते हैं थोड़ी भारत की, कि भारत की पोजीशन क्या होगी। आपको बता दें कि भारत की पोजीशन हमेशा ही न्यूट्रल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सभी पर लगभग निर्भर हैं। वार के समय 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक तो ऑयल और एक हथियार, और हमारे पास ये दोनों नहीं है। रूप से ऑयल भी खरीदना पड़ता है और हथियार भी खरीदने पड़ते हैं, इसलिए हम न्यूट्रल की भूमिका निभाते हैं ताकि हमसे कोई भी पार्टी नाराज ना हो। यदि दुनिया 2 ग्रुप्स में बंटती है तो हमको
दोनों ग्रुप के समर्थन की जरूरत होगी। भारत को अपने वेस्टर्न कंट्री से रिश्ते सुधारने होंगे, क्योंकि अगर पूर्वी देशों की बात करें तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, नेपाल में चाइना फंडिंग कर रहा है। पूर्वी देशों की बात करें तो भारत के रिश्ते लगभग खत्म ही हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम पश्चिमी देशों से रिश्ते अपने बरकरार रखें। बता दें कि 2019 तक इंडिया ईरान से तेल को इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए और ईरान से हमारा तेल इंपोर्ट होना बंद हो गया। असल में इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर एग्रीमेंट है, जो हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस देती है, पाकिस्तान और चाइना को टच किए बगैर। जरूरत का 80% से अधिक ऑयल मिडिल ईस्ट और रशिया से मंगाते हैं। चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को लीज पर लिया है। हमें उस ग्वादर बंदरगाह का काउंटर करने के लिए चाबार पोर्ट की जरूरत होगी। यानी इंडिया ने चाबार पोर्ट को लीज पर लिया है ताकि हम चाइना के ग्वादर बंदरगाह का काउंटर कर सकें चाबार पोर्ट के द्वारा। और इंडिया ने उस चाबार पोर्ट पर INS शार्दुल, INS तीर और ICGS बीरा जैसे 3 पोर्ट किए हैं। के बहुत करीब भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर अमेरिका हमको सैंक्शन से डराता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। दुनिया में भारत सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करता है। पूरे विश्व का लगभग 9.8 लगभग में 10% हथियार भारत अकेले खुद ही मंगाता है। कोई फक्र की बात नहीं है, इसमें खुश होने की बात नहीं है कि हम दूसरे देशों के बने हुए हथियार अपने देश में मंगाते हैं, चाहे वो रशिया के हों, चाहे फ्रांस के हों, अमेरिका के बने हुए हथियार हों। यदि विश्व लेवल पर भारत की किसी से लड़ाई होती है तो रशिया, अमेरिका और फ्रांस को बस इतना करना होगा कि अपने यहाँ से हथियार इंडिया को इंपोर्ट करने बंद करने होंगे। हम अपनी लड़ाई खुद ही हार जाएंगे। हम उनके बने हुए हथियारों का ही प्रयोग युद्ध में करते हैं। बड़ी दुख की बात है कि हम अपने यहाँ बने हुए हथियारों का प्रयोग भारत में नहीं करते हैं। जैसे हम रशिया का T-90 टैंक मंगाते हैं, जबकि हमारे यहाँ अर्जुन टैंक है, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। जबकि हमारे यहाँ तपस है, फिर भी हम इसका यूज नहीं करते हैं। ईरान की कहानी से भारत को ये सीख लेनी चाहिए कि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले अमेरिका ईरान का दोस्त था। से ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, अमेरिका ने ईरान से दोस्ती खत्म कर दी। तो ये बात भारत को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भारत में ताज होटल पर हमला हुआ था तो हम कहते कहते यानी इंडिया कहते कहते थक गई इजराइल से कि आप कसाब को आतंकवादी घोषित कीजिए। इजराइल ने कसाब को आतंकवादी घोषित नहीं किया। अब वो यानी इजराइल इंडिया से कह रहा है कि आप हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित कीजिए, तो इंडिया ने भी मना कर दिया कि हिजबुल्लाह आतंकवादी नहीं है। यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे का जवाब मिलना ही सही है। समय क्या कर सकता है? भारत इस समय अपने हथियार खुद बनाए, क्योंकि भारत किसी से इस समय डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, वो एक तटस्थ की भूमिका में है। तो उसके पास मौका है कि वो लेटेस्ट वर्जन के हथियार बनाकर खुद रखे और उनका प्रयोग करके देखे। बाई चांस उसमें कोई त्रुटि आ भी जाती है तो उसका अगला वर्जन जो तैयार होगा वो त्रुटि उसमें संभाल ली जाएगी। अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने का समय है, मीठी मीठी बातों से काम चलने वाला नहीं है। हम अपने खुद का ऑयल नहीं बना सकते, लेकिन अपने खुद के हथियार तो बना सकते। हमारे पास DRDO जैसी संस्था, टाटा जैसी कंपनियां आदि है ना। और भारत को अपना रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है। विश्व की राजनीति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्व राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इसमें कोई किसी का स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता है। इसलिए जरूरत है भारत को अपने हथियार करने की और अपना रक्षा बजट आगे बढ़ाने की। नमस्कार।